अदिति का असली चेहरा आखिरकार उस रात सामने आ गया जब किस्मत ने खुद ऋषि को सच्चाई से रूबरू कराने का फैसला किया। यह कहानी उसी काले अध्याय की है जो अब तक अंधेरे में छिपा हुआ था और जिसने न सिर्फ ऋषि के पैरों तले से जमीन खींच ली बल्कि उसके भरोसे, उसके रिश्तों और उसके पूरे वजूद को झकझोर कर रख दिया। कुछ ही घंटों पहले ऋषि बोस हाउस को छोड़ चुका था। अपनी वर्दी, अपने करियर और अपनी पहचान को दांव पर लगाकर वह उस घर से बाहर निकला था जहां उसे हर कदम पर अपमान और शक मिला। उसके दिल में उस वक्त भी एक भारी बोझ था। उसे लग रहा था कि अनिरुद्ध और अर्शी की जिद की वजह से उसने अपनी पत्नी अदिति को सजा दे दी है। उसके ज़हन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अदिति अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही होगी, उसका दिल टूटा होगा और वह खुद को दोषी मान रही होगी। यही इंसानियत, यही शराफत ऋषि को उस रात शहर की सड़कों पर भटकाती रही। जब थकान और टूटन हद से ज्यादा बढ़ गई तो ऋषि ने फैसला किया कि वह एक होटल में रात गुजारेगा। अगले दिन वह नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, ऐसा उसने सोचा था। लेकिन नियति ने उस रात के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जिस होटल में ऋषि चेक इन करने पहुंचा वह शहर के बाहरी इलाके में था, भीड़ भाड़ से दूर। रिसेप्शन पर चाबी लेते वक्त उसकी नजर पार्किंग में खड़ी एक लग्जरी कार पर पड़ी। यह वही कार थी जिसे अक्सर अदिति चलाया करती थी। एक पल के लिए ऋषि का दिल धड़क उठा। उसे लगा शायद अदिति उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है, उसे मनाने आई है। इसी उम्मीद में ऋषि ने होटल के रजिस्टर में अदिति का नाम तलाशा, लेकिन वहां किसी और नाम से बुकिंग दर्ज थी। पुलिस की ट्रेनिंग और भीतर उठते शक ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से हंसी और जश्न की आवाजें आ रही थीं। ये आवाजें किसी रोते हुए इंसान की नहीं थीं, बल्कि खुलकर हंसने वाली अदिति की थीं। ऋषि के लिए यह किसी जीतेजी मौत से कम नहीं था। दरवाजा थोड़ा सा खोलते ही जो नजारा उसके सामने था उसने उसके होश उड़ा दिए। अदिति अकेली नहीं थी। वह अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ बेहद करीब बैठी थी। टेबल पर ड्रिंक्स रखी थीं और माहौल में किसी भी तरह का दुख नहीं था। ऋषि दरवाजे की ओट में खड़ा सब सुनता रहा, लेकिन वह सच्चाई की आखिरी परत तक जाना चाहता था। अदिति हंसते हुए अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी कि शुक्र है ऋषि खुद ही घर छोड़कर चला गया। अगर वह पीछा करता तो सारी प्लानिंग खराब हो जाती। कुछ ही पलों में ऋषि को समझ आ गया कि उसकी शादी, उसका रिश्ता, सब कुछ एक झूठ पर टिका था। अदिति ने साफ साफ बताया कि उसने और अर्शी ने मिलकर यह पूरा खेल रचा था। उसे ऋषि से कभी प्यार नहीं था। उसे सिर्फ एक ऐसा पति चाहिए था जो पुलिस अफसर हो, ताकतवर हो और झनक को कुचलने में काम आ सके। उसका प्लान था कि सही वक्त पर वह एलुमनी लेगी, जायदाद अपने नाम करवाएगी और फिर अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। अब ऋषि का सब्र टूट चुका था। वह चुपचाप दरवाजा खोलकर अंदर गया। अदिति और उसका बॉयफ्रेंड सन्न रह गए। ऋषि ने कोई हंगामा नहीं किया। उसने बस वह रिकॉर्डिंग अदिति के सामने रख दी जिसमें उसकी सारी साजिश कैद थी। अदिति घबरा गई। वह पैरों में गिरने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन इस बार ऋषि का दिल पत्थर हो चुका था। उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा कि आज उसे बोस हाउस छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। उसे खुशी है कि वह इस गंदगी से बाहर निकल आया। ऋषि ने साफ कर दिया कि वह अभी यह सच दुनिया के सामने नहीं लाएगा। वह इंतजार करेगा उस दिन का जब सही वक्त आएगा और अदिति का असली चेहरा सबके सामने होगा। इतना कहकर ऋषि वहां से निकल गया। बाहर आते ही उसे एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। अब उसके दिल में कोई अपराध बोध नहीं था। उसका रास्ता साफ हो चुका था और वह रास्ता बोस हाउस की तरफ नहीं बल्कि झनक की बस्ती की ओर जाता था। झनक उस रात जाग रही थी, जैसे उसे पहले से आभास हो गया हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सामने ऋषि खड़ा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। झनक ने बिना कोई सवाल किए उसे सहारा दिया। यही फर्क था अदिति और झनक में। एक ने इस्तेमाल किया, दूसरी ने समेट लिया। लेकिन उधर बोस हाउस में अदिति कोई और ही खेल खेल चुकी थी। उसने खुद को घायल कर लिया,
कपड़े फाड़ लिए और विक्टिम कार्ड खेलते हुए घर पहुंची। अनिरुद्ध और अर्शी उसकी हालत देखकर टूट गए। अदिति ने रो रो कर यह झूठ बोला कि ऋषि ने उसे मारने की कोशिश की, उसे ब्लैकमेल किया और जायदाद में हिस्सा मांगा। अनिरुद्ध का खून खौल उठा। उसने उसी वक्त पुलिस कमिश्नर को फोन किया और ऋषि के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज करवा दिया। सुबह होते होते पुलिस की गाड़ियां झनक की बस्ती को घेर चुकी थीं। ऋषि अभी यह नहीं जानता था कि जिस सुकून की तलाश में वह झनक के पास आया था, वही सुबह उसके लिए सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर सच, हर झूठ और हर रिश्ता अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला था। कल तक जिन पुलिस वालों की जुबान पर यस सर और सैल्यूट सर हुआ करता था, आज वही लोग हथकड़ी लेकर ऋषि के सामने खड़े थे। सायरन की आवाज सुनकर ऋषि हड़बड़ाकर बाहर निकला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब क्या हो गया। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही अनिरुद्ध बोस आगे बढ़ा और सबके सामने ऋषि के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसकी आवाज गूंज उठी, तुझे मैंने अपना बेटा माना था और तूने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। अनिरुद्ध की दहाड़ सुनकर ऋषि सन्न रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा कि ससुर जी, आप गलत समझ रहे हैं, आपकी बेटी झूठ बोल रही है, सच मेरे फोन में है। यह कहते हुए उसने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फोन उसकी जेब में नहीं था। यही वो पल था जब कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। ऋषि ने पागलों की तरह अपनी सारी जेबें टटोल डाली, लेकिन सबूत गायब था। अनिरुद्ध को यह सब एक और नाटक लगा। पुलिस ने बिना देर किए ऋषि को पकड़ लिया और उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। झनक, जो अब तक दरवाजे पर खड़ी यह तमाशा देख रही थी, अचानक बीच में आ गई। उसने पुलिस वालों को धक्का दिया और अनिरुद्ध के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। झनक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि अगर ऋषि को ले जाना है तो पहले उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वह जानती है कि ऋषि ने कुछ भी गलत नहीं किया। एक पल के लिए अनिरुद्ध झनक की आंखों में वही पुराना अक्स देख सहम गया, लेकिन अर्शी ने तुरंत पुलिस को इशारा किया। उसने झनक पर भी इल्जाम लगा दिया और कहा कि यह लड़की ऋषि की रखैल है और उसी ने उसे उकसाया है। पुलिस ने झनक को भी पकड़कर जीप में बैठा दिया। ऋषि चीखता रहा कि झनक को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उस वक्त कानून के कान बंद थे। अदिति के झूठे आंसू और झूठे जख्म सबूत बन चुके थे। पुलिस ऋषि को घसीटते हुए ले गई और पूरी बस्ती खामोशी से यह तमाशा देखती रही। लेकिन इसी अंधेरे में एक रहस्य भी छिपा था। पुलिस जीप में बैठते वक्त ऋषि ने झनक की तरफ एक खास इशारा किया था। झनक को यह इशारा अब तक समझ नहीं आ रहा था। उसे बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अकेली बैठी झनक के दिमाग में बार बार वही इशारा घूम रहा था। अचानक उसे याद आया कि ऋषि की नजरें जाते जाते घर के मंदिर पर टिकी थीं। झनक दौड़कर मंदिर के पास गई और मां दुर्गा की मूर्ति के पीछे हाथ डाला। वहीं उसे एक काले रंग का मोबाइल फोन मिला। यह ऋषि का फोन था। कांपते हाथों से झनक ने फोन ऑन किया। गैलरी में सबसे ऊपर वही वीडियो था। जैसे ही वीडियो चला, झनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर अदिति अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंसते हुए कह रही थी कि वह ऋषि को जेल भिजवाकर सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगी। उस घिनौने सच को देखकर झनक का दिल मिचल गया। अब उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वह यह सबूत पुलिस को दे, जहां शायद पावर के आगे सच दब जाए, या फिर वह कुछ ऐसा करे कि अनिरुद्ध की आंखों से पर्दा हमेशा के लिए हट जाए। झनक ने दूसरा रास्ता चुना। उधर बोस हाउस में एक भव्य पार्टी चल रही थी। मीडिया और समाज के बड़े लोग इकट्ठा थे। अनिरुद्ध अपनी बेटी को घरेलू हिंसा की शिकार बताकर भाषण दे रहा था। अदिति पट्टी बांधे बेचारी बनी बैठी थी। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। धुएं और शोर के बीच झनक खड़ी थी। उसके हाथ में वही मोबाइल था, जैसे कोई हथियार हो। वह बिना रुके सीधे स्टेज की तरफ बढ़ी। अर्शी चिल्लाई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई झनक को रोकने की। झनक ने माइक छीन लिया और कहा कि जेल ऋषि नहीं, अब अदिति जाएगी।
उसने फोन को प्रोजेक्टर से जोड़ दिया और अगले ही पल पूरी स्क्रीन पर वो वीडियो चल पड़ा। हॉल में सन्नाटा छा गया। अदिति की साजिश, उसके शब्द, उसकी हंसी, सब कुछ सबके सामने था। अदिति हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। अनिरुद्ध की आंखों के सामने उसकी दुनिया टूट रही थी। मीडिया सवाल पूछने लगी। अदिति गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन इस बार अनिरुद्ध ने उसे सहारा नहीं दिया। पुलिस को बुलाया गया और अनिरुद्ध ने खुद अपनी शिकायत वापस ली। ऋषि को तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया। लेकिन इसी बीच अर्शी ने गुस्से में आकर पीछे से झनक पर हमला कर दिया। झनक स्टेज पर गिर पड़ी, उसके सिर से खून बहने लगा। अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि झनक का ब्लड ग्रुप रेयर है। अनिरुद्ध ने तुरंत अपना खून देने की पेशकश की। खून चढ़ाने के बाद डॉक्टरों ने जो सच बताया, उसने अनिरुद्ध को तोड़ दिया। झनक उसकी सगी बेटी थी। आईसीयू के बाहर अनिरुद्ध फूट फूट कर रो रहा था। तभी ऋषि वहां पहुंचा। पहले गुस्से में उसने अनिरुद्ध का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन जब अनिरुद्ध ने सच बताया तो ऋषि सन्न रह गया। अंदर झनक को होश आया। ऋषि ने उसका हाथ थामा। अनिरुद्ध ने कांपते हुए उससे माफी मांगी, लेकिन झनक ने साफ कह दिया कि खून देने से पिता नहीं बनते। जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, तब सिर्फ ऋषि उसके साथ था। पुलिस ने अर्शी और अदिति दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बोस हाउस की रानियां आज कैदी बन चुकी थीं। अनिरुद्ध बोस, जिसके पास सब कुछ था, आज सबसे गरीब बाप बनकर खड़ा था। ऋषि ने झनक को गोद में उठाया और कहा कि उसकी जिंदगी अब उसकी जिम्मेदारी है। दोनों बिना पीछे देखे वहां से चले गए। सत्य की जीत हुई थी, लेकिन रिश्तों की कीमत बहुत भारी पड़ी थी। कहानी का यह अध्याय यहीं खत्म हुआ, एक नई शुरुआत और कई अनुत्तरित सवालों के साथ।